हेलो एवरीवन। जो आई दृष्टि मैगजीन है वो मार्केट में अभी तक प्रिंट फॉर्म में आई नहीं है। लेकिन इनका जो घटना चक्र वालों का एप्लीकेशन है उस पर ये मैगजीन आ चुकी है। लेकिन उस पर इन्होंने बताया है कि ये मैगजीन 9 पार्ट्स में आएगी और 9 पार्ट्स में से क्या होगा कि ये एक दिन में एक पार्ट आएगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को इनका पहला पार्ट आ चुका है, 2 अक्टूबर को इनका जो है दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 9 दिन में 9 पार्ट्स को इस पर अपलोड करेंगे अपनी उस पर एप्लीकेशन पर। ठीक है, दूसरी बात ये कि अभी तक मार्केट में आई नहीं है, मार्केट में भी बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन जब मार्केट में बहुत जल्दी आ जाएगी मैगजीन, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल स्वच्छ दिख रही होगी, जो पीडीएफ सही दिख रहा होगा, ऐसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। जिनको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पता नहीं है वो कमेंट सेक्शन से और इसकी जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, उसमें से भी जा सकते हो। ठीक है, और जब तक के ओरिजिनल पीडीएफ से हम फ़ोटो खींच के इसकी पीडीएफ बना के आपको नहीं देते, तब तक क्या करना है, तब तक आपको इस मैगजीन से काम चलाना है। ये स्कैन की हुई है, उसमें से ऐप में से निकाली नहीं जा सकती हम लोगों से। ठीक है, तो उसमें से हमने स्कैन करके निकाली है दूसरे मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, चलो तो पढ़ लेते हैं, इसमें शुरुआत कर लेते हैं। हम आज क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वन लाइनर है, तो वन लाइनर में जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनको हम फिनिश कर देंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। ये 23 सितंबर 2024 की है। तो इसका उत्तर है सही, पुणे हवाई अड्डा। ठीक है, पुणे हवाई अड्डे का नाम जो है पुनर्नामकरण कर दिया गया है और उसका नामकरण क्या कर दिया जाएगा, उसका नामकरण पुनः किया गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, आप लोग एप्लीकेशन से देख सकते हैं। ठीक है, आपको मिल ही जाएगी मैगजीन, लगभग 45 रुपये में बाय करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप मान के चले एप्लीकेशन से नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है हम आज या कल तक आपको जो है पीडीएफ इसकी भी प्रोवाइड करा देंगे, इंग्लिश मीडियम की भी। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड की जा चुकी है। ठीक है, अगली न्यूज है कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, ये भी सितंबर 2024 की न्यूज है। तो इसका उत्तर है, पहले नंबर पर है केरल। ठीक है, दूसरे पर है तमिलनाडु, तीसरे पर है जम्मू कश्मीर और चौथे पर है गुजरात। ठीक है, इनको इसमें पांचवा भी लिखना चाहिए था, हालांकि जब मैगजीन पूरी आएगी तो उसमें पांचवा डेफिनेटली लिखा होगा, क्योंकि पांचवे का भी काफ़ी महत्व है। क्योंकि ये जो पांचवा राज्य है, ये पांचवा राज्य है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, पांचवा राज्य है नागालैंड। इसको याद जरूर रखना है, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि टॉप 5 में एक भी उत्तर पूर्व का राज्य नहीं है, या इस तरीके से। ठीक है, या फिर इस तरीके से आ सकता है कि टॉप 5 में जगह बनाने वाला उत्तर पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। और 5 उत्तर पूर्व के यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 राज्यों का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उनमें से आपको नागालैंड का चुनाव करना है। ठीक है, अगला है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। 13 सितंबर 2024 की न्यूज है। इसका जो उत्तर है वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, देखो, जब हम, आपको पता है मैपिंग सीरीज आ रही है। ठीक है, तो मैपिंग सीरीज में अभी क्या है कि वर्ल्ड मैपिंग हम कंप्लीट करा रहे हैं। उसमें हमने जो है नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा हमने साउथ अमेरिका भी कंप्लीट करा दिया है। अब ऑस्ट्रेलेशिया और उसके आसपास के जो भी छोटे छोटे द्वीप हैं वो सबको कवर करेंगे। उसके बाद में हम एशिया को लेकर के आएंगे। ठीक है, जब हम वर्ल्ड मैपिंग ख़त्म करा देंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इंडियन मैपिंग भी शुरू करेंगे कि इंडिया की कौन सी मैप के जो स्थल हैं वो चर्चा का विषय बने रहें। तब हम अंडमान और निकोबार ये द्वीप समूह जो है और लक्षद्वीप वगैरह को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है। तो ये तो हमें पता है, पोर्ट ब्लेयर है। अब कहा जा रहा है कि इसका नामकरण करके क्या नाम किया जा रहा है। तो इसका नाम किया जा रहा है श्री विजयपुरम। क्या किया जा रहा है? श्री विजयपुरम। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नामकरण करके क्या नाम रखा जा रहा है? श्री विजयपुरम। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडियम सम्मेलन यानी कि बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। देखो, 11 सितंबर 2024 का है ये। ठीक है,
इसका आयोजन सितंबर में हुआ है। लेकिन आपको पता है इससे पहले दिल्ली में ही बौद्ध के ऊपर एक और सम्मेलन का आयोजन हुआ था, एशियन बुद्धिस्ट फॉर पीस कॉन्क्लेव। क्या है उसका नाम? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पर इस जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन दिमाग में रखिए शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, एक बार देख ले रहे हैं हम, चलो यहाँ पर देख ले रहे हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, एक बार हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, कह सकते हैं शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, ठीक है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन। ठीक, अब इसमें क्या है कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एशियन बुद्धिस्ट फॉर पीस कॉन्क्लेव। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी 1970 से शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई है? ये मंगोलिया में ना, उलान बटोर आपने सुना होगा, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है, इसके तहत क्या है, ये बुद्धिस्ट की जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको जो है बढ़ावा देना है, और साथ ही शांति को जो है बढ़ावा देना है। बुद्ध की शिक्षाएं क्योंकि शांति के लिए ही थी, तो इन्होंने इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है 1970 से हुई थी, और ये जो महासभा आयोजित की गई थी दिल्ली में, ये 12वीं महासभा थी। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो अपनी उस पर आ जाते हैं हम, PDF पर कौन सी है? हाँ, यहाँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? सितंबर की न्यूज़ है ये भी। तो जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने किया है। अच्छा, सैनिक स्कूल के बारे में आपको पता है? ये जो सैनिक स्कूल है, ये मान के चलो कि इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो ये मान के चलें कि लगभग आधे सैनिक बन जाते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल में उसमें क्या भाई, मेंटली ट्रेनिंग के साथ साथ इसमें फिजिकल ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और इस सैनिक स्कूल में ज़्यादातर बच्चे, इस सैनिक स्कूल में जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, यानी कि उनके पिताजी, दादाजी या फिर और कोई रिश्तेदार, मतलब बहुत ज़्यादा दूर के रिश्तेदार नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कहा जाता नहीं, ऐसा है कि जो इनके जो आर्मी से संबंधित जो लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादातर इसमें होते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व होती हैं इसमें। ठीक है, फिर सवाल ये आता है कि क्या और अदर बच्चे जो सिविलियन हैं, क्या वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं इसमें एडमिशन। इसमें सिविलियन बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपने एक परीक्षा का नाम सुना होगा, ASSEE। ठीक है, ASSEE, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जाम। क्या है ये? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जाम। ये एग्ज़ाम होता है, इस एंट्रांस एग्जाम को पास करना पड़ता है, तब सैनिक स्कूल में उनका एडमिशन होता है। ठीक है, और इसमें जो ये मान के चलें कि जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनको पता है क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कैडेट। क्या कहा जाता है? कैडेट। ये आपने नाम सुना ही होगा, ये जो सैनिक स्कूल है ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कैडेट कहा जाता है। ये आर्मी यूनिफॉर्म ही, आर्मी टाइप की यूनिफॉर्म ही पहनते हैं। ठीक है, स्कूल में। चलो आगे बढ़ें। तो अगला है कि इसका जो उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है सूरत, गुजरात में। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने सूरत, गुजरात से जो है जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो इसका उत्तर है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जल शक्ति अभियान के तहत, इसके तहत भी जो है जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, कैच द रेन। ठीक है, जो वर्षा होती है उस वर्षा जल को संचयित करना। ठीक है, कैच द रेन का मतलब है। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है उदगीर, लातूर में। ठीक है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ये जगह है। ठीक है, उदगीर, लातूर। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक तो ये भी आ सकता है। ठीक है,
स्कूल का नाम भी आ सकता है, कॉलेज का, ठीक। दूसरा शहर का नाम भी आ सकता है, किस शहर में, ठीक है। अगला है कि अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा, इस संग्रहालय के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये है भारतीय ज्योतिष को और खगोल विज्ञान को, यानी कि एस्ट्रोनॉमी को और वैदिक साहित्य को, ठीक है। अगला है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है, जो 30 अगस्त 2024 की है न्यूज, ठीक है। तो ये है भारतीय थल सेना द्वारा शुरुआत की गई है प्रोजेक्ट नमन की, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट नमन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लो, फिर बताते हैं आपको कि इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो देखो, ऐसे लोग हैं आर्मी में जो या तो शहीद हो गए हैं, ठीक है, या फिर जो पेंशन ले रहे हैं। तो जो शहीद हो गए हैं उनकी विधवा पत्नियां हैं या फिर उनके बच्चे हैं, और जो अभी पेंशन ले रहे हैं, तो इन सबको ना पेंशन से संबंधित कई बार समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, ठीक है, और इनको सही से पेंशन ही नहीं मिल रही होती है। तो इसके लिए आर्मी ने खुद ये पहल चलाई है। कौन सी पहल चलाई है? ये चलाई है, ठीक है, प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट नमन है वो किसके तहत काम कर रहा है? ये है स्पर्श के तहत। और जो स्पर्श पहल है, ये स्पर्श पहल आर्मी के द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जिन लोगों को पेंशन वगैरह जो सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, वो सुविधाएं उनको सुचारू रूप से मिल सकें बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किए, ठीक है। तो इसी के तहत क्या है, प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है, ठीक है। इसके तहत क्या है कि रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, सॉरी, डिजिटल पेंशन प्रणाली के तहत इसको जो है शुरू किया गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट नमन को, ठीक। अच्छा, इसमें बैंक का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि प्रोजेक्ट नमन को जो लागू करवाया जा रहा है उसमें बहुत बड़ी भागीदारी किसकी है? HDFC बैंक की है, ठीक है। इस तरीके से अगर ऑप्शन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भागीदारी किसकी है? HDFC बैंक की है, ना कि SBI या ICICI बैंक की, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल की गई है। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, ठीक है। आगे है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है राजेश वर्मा को, ठीक है। कौन है? राजेश वर्मा। क्या नियुक्त किए गए? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक है। अगला है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है राजगीर में, जो नालंदा में है, ठीक है। अभी हम इस न्यूज पर, ये जो न्यूज हैं इन पर क्या है विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वन लाइनर ख़त्म होंगे, वन लाइनर के बाद में जैसे ही हमारे पास न्यूज आएंगी, तो यही न्यूज जो वन लाइनर दी हुई हैं, यही न्यूज वहाँ पर क्या होंगी? विस्तृत रूप में होंगी। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? इन पर जो है पूरे सही अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा कर लेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 2024 की न्यूज है, अगस्त 2024 की। तो इसका उत्तर है 5, ठीक है। अब ये जो 5 नए जिले घोषित किए जाएंगे उसका नाम है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथंग। अब देखो, आपको पता है कि वर्ष 2019 में, चलो एक बार यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम इसका जो है एक ये लेकर के आए हैं समझाने के लिए, ठीक है। देखो, क्योंकि ये न्यूज़ समझाना ज़रूरी था। आपको पता है वर्ष 2019 में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत धारा जो 370 थी, धारा 370 को हटाया गया था, ठीक है। ये कब की बात है? वर्ष 2019 की। और इसी समय पर क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी लाया गया था, यानी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। और इसके तहत क्या हुआ था कि जो जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था, उसके 2 भाग कर दिए थे, उसके अंतर्गत 2 भाग कर दिए गए थे। एक भाग क्या कर दिया था? एक भाग कर दिया था सीधा कश्मीर, ठीक है, एक भाग कर दिया था कश्मीर, और जो दूसरा भाग कर दिया था वो कर दिया था लद्दाख, ठीक है, दूसरा भाग कर दिया था लद्दाख। अब जो कश्मीर है, कश्मीर के पास इनकी खुद की अपनी क्या था? विधानमंडल था। लेकिन लद्दाख क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसके पास खुद का जो है विधानमंडल नहीं है, ठीक है। और लद्दाख में 2 राज्य थे, 2 जिले थे। क्या था? उन जिलों का नाम क्या था? जो लद्दाख के जो जिले थे 2, वो 2 जिले थे। एक था लेह जिला, ठीक है, और जो दूसरा था उसका नाम था कारगिल जिला, ठीक है।
ठीक है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, सॉरी केंद्र सरकार द्वारा, कि इन 2 जिलों के अलावा 5 जिले और बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और 5 जिलों के बाद में अब जो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें टोटल 7 जिले हो जाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ देखिए, देखो यहाँ आप देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये है लद्दाख। अब ये जो लद्दाख है इसके अंतर्गत, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये लद्दाख, ये जो लद्दाख है इसके अंतर्गत जो आप इधर देखिए एक बार, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करके लाएं, सिर्फ लद्दाख का मैप लेकर के आए, ठीक है। अब यहाँ जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, एक बार इधर देखिए, हम इस कलर को इस तरीके से कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइनिंग हमने की है जिस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र था पहले कारगिल। क्या था ये? कारगिल, ठीक है। और जो बाकी का जो आप डार्क ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्षेत्र था पहले लेह, ठीक है। यानी कि जो लद्दाख है उसके ये 2 जिले थे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो लाइनिंग हमने की हुई है, जैसे ये लाइन देखो, ठीक है, एक बार हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। एक बार ये देखिए, जो येलो कलर का देख रहे हैं आप, जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र है द्रास। क्या नाम है इसका? इसका नाम है द्रास, ठीक है। अब अगर हम दूसरा क्षेत्र देखें तो दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपको दिखाएं तो एक बार ये क्षेत्र देखिए ग्रीन कलर का, ठीक है। क्या ये ग्रीन कलर का क्षेत्र देख रहे हैं आप? ठीक है, ये क्षेत्र है कारगिल। अब क्या है ये? कारगिल, ठीक, ये है कारगिल। अच्छा, क्या ये ऑफिशियल है? जी नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है। ये काफ़ी सोर्स जुटा करके हमने देखा है कि कहाँ पर जो है ये जो ज़िले बनाए जा रहे हैं वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। ये सोर्स जुटा करके देखा है और इनमें बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है इसका यही होगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाला क्षेत्र बचा ये, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये बचेगा जास्कर, ठीक है। ये क्या बचेगा? जास्कर। बाकी ऊपर में नाम लिखे हुए हैं, देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको शाम है, ठीक, ये शाम है। इसके नीचे वाला ये छोटा सा जो क्षेत्र है वो लेह है, ठीक है। अब ये जो ऊपर चला गया ये है नुब्रा। नुब्रा आपको पता है एक नदी भी है, नदी घाटी भी है, ठीक है, नुब्रा। और अब ये जो साइड में जो सबसे बड़ा बचा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका चांगथांग, ठीक है, ये है चांगथांग, ठीक। ये जो क्षेत्र है इस तरीके से इनका जो है विभाजन किया जा रहा है, ठीक। तो ये पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है, अभी आप इनको ऑफिशियल मत मान के चलिएगा, लेकिन हल्का हल्का सा दिमाग में रखिए कि किस तरीके से जो है इनका विभाजन किया जा रहा है और नए जिलों का गठन किया जा रहा है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, वो अपनी PDF पर वापस आ जाते हैं। अगला जो है कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस एकेडमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर है नेपाल अकेडमी, ठीक है। अगला है कि PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? 9 अगस्त 2024 की न्यूज है, तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। इसके तहत क्या है? देखो, ग्रामीण, PM आवास योजना ग्रामीण और PM आवास योजना शहरी, इन दोनों के तहत कितने 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये आपने न्यूज पढ़ी ही होगी, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर है जून 2015 में शुरू हुई थी, ये याद रखना है, ठीक है। PM आवास योजना शहरी। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना, वो आपको पता होगा कि 1985 से जो इंदिरा आवास योजना चली आ रही थी, इंदिरा आवास योजना चली आ रही थी, उसका जो है नामकरण कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, ठीक है। कब किया गया था? 2016 में, ठीक। चलो आगे बढ़ें। सॉरी। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं उसके प्रति लोगों में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डिजिटल शक्ति केंद्र जो है खोले जाएंगे, ठीक है। आगे है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है नागालैंड। देखो, आपदाएं आती रहती हैं, आपको पता है हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदाएं आती रहती हैं। आप क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं तो यहाँ आपदाओं का जो है सामना कम करना पड़ता होगा, लेकिन बिहार में
भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ जैसी आपदाएं आती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, या फिर मान के चलें आप हमारे पहाड़ी इलाके हैं जितने, वहाँ पर आपदाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, उनकी बारंबारता बहुत अधिक है। और सिर्फ बाढ़ ये सब नहीं, बल्कि भूकंप जैसे क्षेत्र भी हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि लोग प्राकृतिक आपदा का अगर शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए बीमा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर उन मान के चलिए किसी ने घर बना के तैयार किया, लैंडस्लाइड हो गया, उनका घर बेचारों का पूरा बह गया, ठीक है, घर पूरी तरीके से नष्ट हो गया, या फिर मान के चलो उन्होंने अपना कुछ घर वगैरह बनाया हुआ था, उनकी संपत्ति थी और बाढ़ में बह गई, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इन सब के लिए क्या होना चाहिए, इन सब के लिए एक बीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ ही मान के चलो किसी की जान को हानि हो गई, ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि नहीं हो जाती। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के परिवार के लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के लिए भी। तो नागालैंड सरकार ने, नागालैंड राज्य पहला राज्य ऐसा बना है जिसने प्राकृतिक आपदा के लिए, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के लिए क्या किया है, जो है बीमा शुरू करने का जो है फैसला लिया है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के समाधान को कार्यान्वित करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आया है नागालैंड सरकार, ठीक। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है, और हाँ याद रखिएगा, ये जो नागालैंड है, जो नागालैंड राज्य का जो स्टेट का जो प्राधिकरण है, ठीक है, जो डिजास्टर को रोकने के लिए प्राधिकरण है, उसने एसबीआई के साथ में समझौता किया है, ठीक है। किसके साथ में किया है, एसबीआई के साथ में। ये चीज़ आपको जो है दिमाग में रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं। तो उत्तर है इसका ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, और तीसरा है न्याय श्रुति, और चौथा है ई समन, ठीक है। पहला है ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति, और चौथा है ई समन। क्या इसके बारे में पता है? देश में 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, क्या इसके बारे में आपको पता है? एक बार इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम देख लेते हैं एक बार इसको। हाँ यहीं देख लेते हैं। देखो आपको पता है कि देश में ना एक 1860 में एक जो है एक कानून आया था आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। ये बात आपको पता ही होगा, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। कब आया था? 1860 में, ठीक है। अब क्या कर दिया है कि इस इंडियन पेनल कोड का जो है, इस इंडियन पेनल कोड को जो है समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह कौन लेगा? इसकी जगह लेगा भारतीय न्याय संहिता, यानी कि BNS 2024, ठीक है, BNS 2023 में आया था, ठीक। लागू होगा 1 जुलाई 2024 से ये जो कोड है वो लागू हुए हैं, ठीक है। इसकी जगह कौन लेगा? BNS, ठीक है, IPC की। अगला आपको पता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपने नाम सुना होगा, जो नागरिकों के सुरक्षा के लिए थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे बोलते थे हम, यानी कि CRPC, ठीक है। CRPC का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी जो 1973 में आई थी, ठीक है, 1973 में आई थी। अब इसकी जगह किसके द्वारा ली जा रही है? इसकी जगह ली जा रही है BNSS के द्वारा, ठीक है, BNSS के द्वारा, ठीक। अगला था हमारे पास क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट था, ठीक है। ये कब लागू हुआ था? ये 1872 का था, ठीक है। इसकी जगह किसके द्वारा ली जा रही है? इसकी भी जगह BSA के द्वारा ली जा रही है। किसके द्वारा? BSA के द्वारा। इसको बोलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो तीनों कोड हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या रखनी है? दिमाग में रखनी है एकदम, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम अपने उस पर, चलो हम आ जाते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगला है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ठीक है। कौन सा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। एक बार इधर देखिए, आप लोग इसमें देख रहे होंगे, ठीक है।
ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये सिलीगुड़ी है, ठीक है, ये सिलीगुड़ी है और यहाँ गोरखपुर है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक। अब ये किन किन राज्यों से जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश से जा रहा है, बिहार से जा रहा है, वेस्ट बंगाल से जा रहा है, किन किन जिलों से जा रहा है, ये जो है यहाँ पर जो है नाम लिखे हुए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं हम अपनी PDF में, दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है, आ जाओ। अगला है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। हमने देख ही लिया है, जिलों को भी एक बार देख सकते हो अगर आप उत्तर प्रदेश के जिलों को देखो तो, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ, जुलाई 2024 की न्यूज है, इसका उत्तर है पूगा घाटी, लद्दाख में, ठीक है। अच्छा, ये जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे वाला जो प्रश्न है, इसमें उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, यानी कि जो UPPCS का एग्जाम देने, वो उत्तर प्रदेश के जिले देख लेना। लेकिन जो बिहार BPSC का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो वो लोग डेफिनेटली उनको बिहार के उन जिलों का नाम देख लेना चाहिए जिनसे होकर के ये जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे जा रहा है, उन जिलों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस, यानी कि लैंडस्लाइड एटलस, ठीक है, लैंडस्लाइड एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसका उत्तर है 13वां, ठीक है। पहला स्थान किसका है, रुद्रप्रयाग का। यहाँ पर रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है एटलस है, जो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये इसरो के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा जारी किया गया है। ये इंडियन लैंडस्लाइड रिस्क एक्सपोजर के लिए जो है एक एटलस जारी किया गया है, ठीक है। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको, ठीक। अब इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये देखो हाउस जो है एक्सपोजर, और ये पॉपुलेशन एक्सपोजर, ठीक है, लाइव स्टॉक, रोड एक्सपोजर, ये सब बताया गया है, ठीक। अब इसमें भी जो हाई वॉल्यूम, जहाँ पर ज़्यादा खतरनाक है, उन सब जिलों को जो है दर्शाया गया है। तो इसमें एक बार यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक बार देखिए, जो पहले नंबर पर है कौन सा जिला है, रुद्रप्रयाग, दूसरे पर है टेहरी गढ़वाल, और तीसरे पर है राजौरी, ठीक है। और उसके बाद है त्रिशूर, और उसके बाद है पुलवामा, ठीक है। ये एक बार टॉप 5 तो एटलीस्ट याद रख लेना, टॉप 5 नहीं तो टॉप 3 तो आपको याद कर लेनी ही चाहिए, ठीक है। चलो आ जाए अपनी मैगजीन पर, दोबारा से आ जाओ। अगला है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका उत्तर है भोपाल है, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है, तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर मैगजीन की ये जो PDF हम पढ़ा रहे हैं, ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है। उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दी थी PDF कल ही, ठीक। अगला है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इसका नाम कर दिया गया है क्रमशः गणतंत्र मंडप, और दूसरा है अशोक मंडप, ठीक है। क्या क्या है, ये जो दरबार हॉल है ना, एक बार दरबार हॉल को देखो, दरबार हॉल का नाम कर दिया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हॉल है उसका नाम अशोक मंडप, ठीक है। अगला है कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है आइजोल, मिजोरम में, ठीक है। अगला है कि सिंकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है लद्दाख, ठीक है। शिंकुनला दर्रा के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है, शिंकुनला दर्रा, ठीक है, शिंकुनला दर्रा, इसका नाम सुना ही होगा। कहाँ पर है ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और इसके किसके बीच में है, ये हिमाचल प्रदेश और कहाँ जगह, यहाँ पर देख लें, लद्दाख के बीच में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में है, ठीक। क्या है इसका नाम, शिंकुनला, ठीक, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि वह सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी, तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर है। लंबाई इसकी क्या होगी, तो 4.1 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई होगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी, तो इसका उत्तर है शिंकुनला सुरंग, ठीक है। जो है ये निर्माण कार्य कंप्लीट होने के बाद में पूरे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग हो जाएगी, ठीक। अगला है कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है, तो इसका उत्तर है मित्रवन की, ठीक है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चैडविक हाउस सामान्य तौर पर वो क्षेत्र होते हैं कि इनमें ना
ये ऐतिहासिक इनका जो है जुड़ाव होता है, इतिहास से जुड़े होते हैं, और इनके अंतर्गत जो है इनका जो बनावट, इनमें जो सामान वो सेम टू सेम वैसा का वैसा संरक्षित करके रखा जाता है जैसा इनका जो ऐतिहासिक महत्व था जिसमें ये इतिहास में थे उसी तरीके से। ठीक है, याद रखना ये। अगला है कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जून 2024 की न्यूज है, इसका उत्तर है प्रेरणा स्थल। ठीक है, अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया, तो इसका उत्तर है 18 जून 2024। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? 11 जून 2024 की न्यूज है, इसका उत्तर होगा गुरु जंभेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है, अगला जो ये प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, तो भर्तृहरि मेहताब को। इस आपने पढ़ाई होगा, ये घटनासार में भी था। ठीक है, इस पर प्रश्न भी बना था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ये प्रश्न बना था, मतलब घटनासार का जो क्विज वाला हमारा जो ग्रुप है उसमें इस पर प्रश्न बना था। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं उनको पता होना चाहिए कि हम ये जो मैगजीन पढ़ा रहे हैं घटनासार हमने कंप्लीट कराई हुई है क्विज वाले ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने कंप्लीट कराई है यूट्यूब पर, बस थोड़ी सी पीछे की मैगजीन रह गई थी, उसको कंप्लीट बाद में इसलिए नहीं कराया क्योंकि समय भी नहीं मिल पाया था। फिर दूसरी बात, ये जो आई दृष्टि है ना ये कवर कर लेगी, उसमें जो छूटा हुआ है पीछे का उन सभी जो कंटेंट है उन सबको ये आई दृष्टि जो है कवर कर लेगी, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, हमने उसमें क्या किया है, जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें लगभग 500 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसमें। ठीक है, और ये 2023 वाले में लगभग 1000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। ठीक है, पूरे एक साल में। इसमें तो और ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये 15 सितंबर से शुरू किया है हमने। ठीक है, 15 सितंबर से ये ग्रुप हमने शुरू किया है, और इसमें क्या है कि हमने घटनासार के टारगेट वाइज के टारगेट दे दिए कि भाई आपको पेज नंबर 10 से 15 करके लाना है या 10 से 20 करके लाना है, और फिर उसके क्विज बना दिए और उनका टेस्ट होता है और रैंक जारी होती है कि किसने कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने समय में सही किए हैं। ठीक है, इस आधार पर। तो टेलीग्राम में अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, घटनासार कंप्लीट हो चुकी है, अब 10 अक्टूबर से ये जो हमारी आई दृष्टि मैगजीन है ना ये शुरू होने जा रही है 10 अक्टूबर से। ठीक है, आप लोग जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं कि अब जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक तो मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें तो आप या तो टेलीग्राम करें या फिर व्हाट्सअप करें। ठीक है, कॉल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी करें। ठीक है, दूसरा, आप जो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक दी हुई है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपको फ्री में कराई ही जाएगी, यूट्यूब पर पूरी मैगजीन जो है फ्री में कराई ही जाएगी शुरू से एंड तक की। लेकिन उसमें क्या होता है, हम प्रैक्टिस कराते हैं कि जो हम पढ़ाते जाते हैं उसमें साथ के साथ हम पेज टारगेट दे करके प्रैक्टिस कराते रहते हैं, टेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से, और टेस्ट होने के बाद में रिवीजन के लिए वो सारे प्रश्न उनके लिए डाल दिए जाते हैं। ठीक, आगे आते हैं। अगला है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, तो इसका उत्तर है लद्दाख। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा, तो इसका उत्तर है कुंभी गांव में। कहाँ पर है ये? लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अगला है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है, तो पाली में, जो राजस्थान में है। ठीक है, इसके बारे में हमने जो डेली करंट अफेयर लेके आते थे उसमें भी पढ़ा था। अगला है कि वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो खुद सोच के देखो, 2024 में यानी कि 1924 में कौन सा सत्याग्रह था? बायकोम सत्याग्रह। अच्छा, पता है बायकोम सत्याग्रह इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ठीक है, जब भी 100 वर्ष होते हैं तो यूपीएससी का तो ये ट्रेंड रहा है कि जिसमें मतलब 100 वर्ष होते हैं डेफिनेटली पूछता है, हो सकता है यूपीपीसीएस में भी इस तरह की संभावनाएं हो। ठीक है, बायकोम सत्याग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 1924-25 में शुरू हुआ था। ठीक है, बायकोम सत्याग्रह 1924-25 तक चला था। कहाँ पर हुआ था? त्रावणकोर में। ठीक है, त्रावणकोर में चला था। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको? ये पता होना चाहिए किससे संबंधित था, ये मंदिर में प्रवेश को लेकर के संबंधित था। किसमें था, किससे संबंधित था? मंदिर प्रवेश से। ठीक है, मंदिर प्रवेश से संबंधित था। ये सवर्णों और अवर्णों का था एक तरीके से, मतलब हालांकि कुछ सवर्ण ऐसे भी थे जो अवर्णों का साथ दे रहे थे, यानी कि ये जो आंदोलन हुआ था
इसमें जो यहाँ की जो केरल की जो वो कमेटी थी, कांग्रेस कमेटी, उसमें ना केवल अवर्ड थे बल्कि उसमें क्या थे, सवर्ड भी थे। ठीक है, सवर्ड भी ये सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ मंदिर में प्रवेश अवर्णों का होना चाहिए, यानी कि निचले जो वर्ग है उसका होना चाहिए। ठीक है, निचला वर्ग कौन कौन सा था? यहाँ पर दो जातियाँ मुख्य तौर पर थीं। ठीक है, ये याद रखना, दो जातियाँ कौन सी? एक थी एजभा, ठीक है, एजभा, और दूसरी थी पुलैया। ठीक है, ये काफ़ी निचले स्तर के माने जाते थे यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने जो है मंदिर में प्रवेश किया था, और मंदिर में जब प्रवेश किया था उसको लेकर के इशू बन गया था। यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे सवर्ण समुदाय से, वो क्या करते थे कि वो इनको प्रवेश नहीं होने देते थे। ठीक है, मंदिर में इस तरह की जो चीज़ें, यहाँ छूत का जो है इशू बना हुआ था। ठीक, ये मान के चले कि 16 से 32 फीट की दूरी बना के रखनी पड़ती थी अवर्णों को सवर्णों से। ठीक है, 16 से 32 फीट की दूरी। ठीक, यहाँ का जो नेतृत्व किया था वो किस किसने किया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो नेतृत्व किया था वो टी के माधवन, टी के माधवन, आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय। टी के माधवन, के केलप्पन, क्या है, के केलप्पन। ठीक है, और इन्होंने जो है इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक, इसके अलावा एक और थे केपी केशव मेनन, क्या थे, केपी केशव मेनन। ठीक है, वैसे तो सबकी भूमिका थी इसमें, ठीक है, लेकिन इनकी जो है बड़ी भूमिका थी। ठीक है, केशव मेनन। ठीक, चलो आगे बढ़ें। अगला है कि 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, तो इसका उत्तर है 74, 13.63% है। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी। ठीक है, 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुनकर आई थीं, और उसकी तुलना में अभी ज़्यादा हैं या कम है। आपको पता है ये घटनासार में कवर किया गया था और हमने इसको पढ़ाया भी था। ठीक, आगे आते हैं। अगला है कि बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो 630 मेगावाट की है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। ठीक, अगला है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर है अदिति को। ठीक है, किसको शुरू किया गया है, अदिति को शुरू किया गया है। अगला है कि पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है बिहार में। फिर है कि किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है कि 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका उत्तर है मुंबई। फिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है, तो इसका उत्तर है रायबरेली। ठीक है, अच्छा एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये तो सितंबर तक है मैगजीन, आगे तक का क्या किया जाएगा, तो आपको बता दें कि इससे आगे तक मैगजीन खुद ही जो है अपडेट होकर आएगी। ठीक है, एप्लीकेशन पर। दूसरी बात ये कि हमने भी ये विचार किया है कि सितंबर से आगे हम लोग आपको करंट अफेयर दे सकें। ठीक है, अब चाहे वो डेली बेसिस पर हो सकता है डेली बेसिस पर नहीं हो पाएगी, चाहे वो 8 दिन में हो या वो 15 दिन में हो, हम आपको एक वीडियो लेकर के आएँ और करंट अफेयर जो है आगे की साथ के साथ अपडेट कराते रहें, ये हमने प्लान बनाया है। ठीक है, अगला है कि विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका उत्तर है उज्जैन मध्य प्रदेश में। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, आयोग आजकल बच्चों को जो है मतलब एक शौक देना चाहता है। ठीक है, तो हो सकता है ये जो इनसाइडर से न्यूज़ निकली हैं कि भाई पेपर आगे बढ़ रहा है, एग्जाम आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला मत करना। ठीक है, अगला है कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है, तो इसका उत्तर है गुजरात। ठीक है, आगे है कि 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। ठीक है, चलो आगे आते हैं।
आगे आते हैं तो अगला है कि 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था। तो इसका विषय था चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, क्या 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 था? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है APAAR, अपार। ठीक है, अपार पहल शुरू की है। ठीक, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, अगला है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी कि स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है संबलपुर, उड़ीसा में। ठीक है, संबलपुर, उड़ीसा में। ये याद रखिएगा, किस राज्य में? तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य याद रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो संबलपुर याद रह जाए, उड़ीसा याद ही ना रहे। ठीक, आगे है कि स्टेम यानी कि साइंस, और ये है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है स्वाति पोर्टल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है अजय माणिकराव खानविलकर। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो इसका जो शिलान्यास किया गया है श्री कल्कि धाम मंदिर का, किस जिले में किया गया है? संभल जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इस मंदिर का जो है निर्माण जो है उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को। ठीक है, असम का राज्य फल घोषित किया गया है। अगला है कि 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय ट्विन थीम क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये थे। ठीक, अगला है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और अगला है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा की झांकी। ठीक है, उड़ीसा की झांकी थी। एक बार उड़ीसा की झांकी को अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल हम उड़ीसा की झांकी को लेकर के आए हैं। ये है उड़ीसा की झांकी। ठीक है, ये है उड़ीसा की झांकी। ठीक है, ठीक, ये उड़ीसा की झांकी है। ठीक है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और साथ ही जो है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो है उद्योग दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाएं। अगला है कि उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, अगला है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जो जारी की गई है में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन कौन से हैं? तो वो है गुजरात, फिर है कर्नाटक, फिर है केरल और फिर है तमिलनाडु। ठीक है, अगला है कि श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता यानी लीडर किन्हें घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो इसका उत्तर है 10 से 12 जनवरी 2024। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है 10वां संस्करण। ठीक है, ये हमने वन लाइनर न्यूज़ आपको जो है जो राष्ट्रीय न्यूज़ थी वो वन लाइनर न्यूज़ खत्म करा दी हैं। ठीक है, हम इनको बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हमें जब मैगजीन पूरी आ जाएगी तो पूरी विस्तृत रूप में हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अभी जो है शॉर्ट में ही लेके चले हैं और इसको आगे जो है पूरा तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगली क्लास में जो है हम अंतर्राष्ट्रीय को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।